हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात ये आती है कि आखिरकार ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। तो जैसे कि देखो नाम से ही लग रहा है कि इसमें सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते होंगे, तो बिल्कुल सही। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैश वाले ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उधार वाले नहीं करते। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हम कैश वाले तो रिकॉर्ड करते ही हैं, उधार वाले भी करते हैं। और उसको हम सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और इनके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो जैसे आप देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, कैश आया या गया तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों आता है। तो जैसे यहां पे देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर 2019 को सेल हुआ और कैश कब रिसीव हुआ है, 5 अप्रैल 2020 को। यानी कि नवंबर में गुड्स सेल हो गया था, 15 नवंबर को कंपनी से चला गया था 2019 में, लेकिन पैसा कब रिसीव हुआ, 5 अप्रैल 2020 को। तो अब देखो, एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि देखो जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको वैसे ही रिकॉर्ड करो, पैसा मिला हो या नहीं मिला हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स यही कहते हैं कि ट्रांजैक्शन होता है तो तुरंत रिकॉर्ड करो, ये मत देखो कि पैसा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, मिलने वाला है, मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, तो वही बात देखो। तो एक्रूअल बेसिस में जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ 15 नवंबर को हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पर आते हैं तो कैश बेसिस में क्या बोला कि 5 अप्रैल को पैसा मिला है तो वही 5 अप्रैल आएगा। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। तो जैसे आप लोग देखो यहां पर लिखा हुआ है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले है, इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करोगे, जब पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा। उसके बाद देखो, prepaid and outstanding expenses and accrued income or income received in advance are not adjusted। तो यहां पे ये बताया गया कि कैश आता है और जाता है तभी रिकॉर्ड करो, लेकिन प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग लग जा रही है तो उसको हम यहां पे नहीं लेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहां पे फॉलो होता है, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बस कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनके पास कैश आता है और कैश ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स तो खरीदते बेचते हैं नहीं, वो तो लोगों को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके पास इनकम आती है डोनेशंस के फॉर्म में और वैसे ही खर्च होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, सीए आ गए, चार्टेड अकाउंटेंट आ गए, डॉक्टर्स आ गए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हमें फीस पे करना पड़ता है, फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। या लॉयर्स, अगर लॉयर को हमने केस लड़ने के लिए बोला तो पहले हमें फीस पे करना पड़ता है लॉयर का। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, और एनपीओ में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जिसमें पैसा रिसीट आता है तो रिकॉर्ड करा और पेमेंट यानी गया तो रिकॉर्ड करा। तो एनपीओ आता है और सम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, यानी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो बस कैश में लेन देन करते हो। तो अब आते हैं बच्चों हम कुछ इसके एडवांटेजेस पढ़ने। तो एडवांटेजेस में लिखा हुआ है कि इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जैसा कि आप देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा नाम से ही लग रहा है कि बस कैश को ही लेना है इसमें, तो काफी सिंपल है। इसमें कोई आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ना कोई आउटस्टैंडिंग है, ना प्रीपेड है, कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्टली पैसा आया है तो रिकॉर्ड करो, पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड करो। तो इसलिए काफी इजी माना जाता है। वेरी फ्यू एस्टिमेट्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं तो एडवांटेजेस में फायदे क्या हैं, पहले तो बहुत आसान है, और दूसरी बात काफी कम एस्टिमेट्स आते हैं, यानी कि पैसा आया
और गया, बस यही बातें हैं। कोई भी इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम वगैरह कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। नेक्स्ट है बच्चों, सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। यानी कहाँ पे सूट करता है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस कैश में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जो बस कैश में लेन देन करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस पे, यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे देखो, पहला लिखा है इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। देखो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने बताया कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। इसीलिए देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं करता। अब मैं बताता हूं इस मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहां पे। यानी कि खर्चे भी उसी साल के होने चाहिए और रेवेन्यू भी उसी साल के होने चाहिए, लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर हमने कोई पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव करा तो भी अभी रिकॉर्ड कर देंगे, पिछले साल का पैसा रिकॉर्ड करा है इस साल में तो वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, अगर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा रिसीव करा है तो इस साल की इनकम थोड़ी ना है, या पिछले साल का पैसा आज रिसीव करा है तो वो भी आज की इनकम नहीं है, लेकिन कैश बेसिस में तो रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है पैसा। तो इस वजह से ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद आते हैं इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह बनता है, जो कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वैसे एनपीओ में ही फॉलो होता है। तो उसमें ये होता है कि पैसा कहीं से भी आए, चाहे कैपिटल रिसीट हो चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, वो सब रिकॉर्ड होगा। और कहीं भी जाए, कैपिटल पेमेंट में जाए यानी एसेट खरीदने में जाए या रेवेन्यू एक्सपेंसेस में जाए, वो सारे रिकॉर्ड होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले के चैप्टर्स जो हैं यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को वो लेक्चर भी देख लेना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबके लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे बच्चे, और उसे देख के आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये 4 चैप्टर है, इससे पहले 3 चैप्टर्स हैं और उन तीनों के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आइए, देखिए आप, इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दे सकता है? ये बस कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। देखो, बिजनेस में तो काफी सारे ट्रांजैक्शन उधार में भी होते हैं, तो इसीलिए हम इसको ट्रू एंड फेयर व्यू वाला नहीं मानते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये कंपनीज एक्ट 2013 भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो याद रखना कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है, उसको जब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें पैसा मिलता है या हम पेमेंट करते हैं, और ये कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता। इसी रीजन की वजह से कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब पैसा मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो वाली डेट मैंने यहाँ पे लिखा था। अब आते हैं बच्चों हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जैसे देखो, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, राइट स्टूडेंट। तो उसके बाद बोलता है प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग्स भी इसमें एडजस्ट किए जाते हैं। प्रीपेड यानी जो हमने पैसा एडवांस में दे दिया है या कुछ पैसा उधार लग गया है, तो वो भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे। उसके बाद आता है एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एडजस्ट होता है। एक्रूड इनकम यानी ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, और जो इनकम हमने एडवांस में ही ले लिया, अभी काम भी नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम यहां पर एडजस्ट करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि अकाउंटिंग के गाइडलाइंस होती हैं, तो उन सबको ये फॉलो करता है। और इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि दोनों कैश क्रेडिट भी रिकॉर्ड करता है और ये सारे एडजस्टमेंट को भी ये एडजस्ट करता है। अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे देखो, एडवांटेजेस में बता रहा है कि मोर साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
मोर साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें अकाउंटिंग की सारी गाइडलाइंस, सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। आप पिछले चैप्टर को एक बार देखना, जो मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे और फिर आपको आइडिया लगेगा कि अकाउंटिंग की इतनी प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो करके अकाउंटिंग किया जाता है। तो वो यही बता रहा है कि अकाउंटिंग की सारी प्रिंसिपल्स फॉलो होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, इट शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट पिक्चर दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारे फॉलो किए हैं। इसने क्रेडिट भी रिकॉर्ड करा है, कैश भी रिकॉर्ड करा है, या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट किया गया यहाँ पर। तो इसी वजह से ये कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर आप सारी चीजें कंसिडर करोगे तो प्रॉफिट लॉस तो ट्रू आएगा ही। और एक इंटरेस्टिंग बात और, अगर ये अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो इसी वजह से रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, देखो नोट में लिखा है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज करती है और कहती है भाई आप बिल्कुल बढ़िया हो, बिल्कुल सही हो, अच्छे चल रहे हो। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, एडवांटेज में तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो यहां पे बता रहा है कि दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के जितना आसान नहीं है। यहां तो बस पैसा आ रहा था, जा रहा था तो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैश है, क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, सारी बातें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से बता रहा है कि ये जो सिस्टम है कैश बेसिस इतना आसान नहीं है। दूसरा बता रहा है द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेटेड, काफ़ी ज़्यादा एलोबरेटेड है, बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कंसीडर करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अ क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो यानी कि क्या बताया इसने कि अगर आप चाहो कि तुरंत कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस वजह से क्विक अप्रेजल इसका पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, एडवांटेज हमने पहले ही पढ़ लिए थे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।